आने वाले 2 महीने में आपकी पेंशन बढ़ेगी। हायर पेंशन में आपको पैसा भरना पड़ता है। अब किसके पास इस उम्र में पैसा है? जिसके पास है वो भरे, लेकिन आपको पैसा भरने के बाद भी उस पेंशन पर डीए नहीं है। आप सभी का ये संघर्ष पिछले 8 सालों का है। 8 साल से लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। जो नेतागण है, जो आपके लिए दौड़ रहे हैं, उनको बीमार पड़ने का परमिशन नहीं है। बीमार नहीं पड़ सकता, परमिशन नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद, पूरा स्टडी करने के बाद, एक स्टडी आंदोलन है, पूरा अभ्यास किया हुआ आंदोलन है। इसमें फिजिकल एफर्ट भी है, मेंटल एफर्ट भी है, दौड़ भाग है, संयम है, बहुत संयम है। और इसका परिणाम ये हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपको 2 बार बुलाया, आधा घंटा 2 बार चर्चा की। और जब उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि ये काम होना ही चाहिए। और मैं आपके साथ हूं, आपका प्रधान सेवक हूं। फिर भी काम नहीं हो रहा था, हम परेशान थे, लोग हमें पूछ रहे थे, उनको पूछने का हक भी है। काम हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक लेवल में आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा कर्तव्य है कि आपको बताऊं। ब्यूरोक्रेटिक लेवल में हमारी जो मीटिंगें हुई है, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और लेबर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इस विषय के जो सबसे टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, उनके साथ हमारी केवल मीटिंग नहीं, चर्चा हुई है, निटी-ग्रिटी से चर्चा हुई है। और ये पूरा जो विषय है, हम भुक्तभोगी है। हम ब्यूरोक्रेट हर 2 साल में बदलता है, सरकार बदलती है, मिनिस्टर बदलते हैं, लेकिन जो पीड़ित पेंशनर है वो नहीं बदलता है, उसको उतना ही पेंशन मिलता रहता है। तो इसलिए हमने उसका अभ्यास करके हर किसी के सामने प्रेजेंट किया। और जो हमारे आंकड़े थे, जो हमारे फिगर्स थे, फैक्ट थे, उसको कोई भी आज तक नकार नहीं पाया। किसी ने बोला नहीं ये गलत है, क्योंकि उसमें हमने अभ्यास किया है। हमारे पास आप लोगों में बहुत बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, पूरे देश में हमारे लोग हैं, और जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार उसको काम मिलता है। लीडरशिप मतलब कोई बहुत बड़ा नायक बनने की बात नहीं है, कोऑर्डिनेशन की बात होती है कि जिसको जो आता है, सरासरी जिसको अगर कुछ आता है तो मुझे वही काम उनसे करवाना चाहिए। नरेंद्र गौड़ा जी को उनकी कैपेसिटी है, वो काम हमने करना चाहिए। इस प्रकार हमने ये आंदोलन इसलिए छेड़ा है, ये केवल पैसों की बात नहीं है। पैसा है तो हमारा मान सम्मान है। आज 36,60,000 इतने लोगों को 1,000 से कम पेंशन है। 36,60,000 समझ में आ रहा है ना? इतने लोगों को पेंशन 1,000 से कम मिलती है। तो मेरे देश में मेरा बाप अगर भूखा है तो ये मेरा कर्तव्य है कि उसके लिए मैं लड़ पड़ूं, उसके लिए संघर्ष करूं। और इसलिए हमने ये संघर्ष किया है। आज पैसा न होने के कारण हमारे घर में हमारी इज्जत नहीं रहती, सोसाइटी में इज्जत नहीं रहती। और हम क्या चाहते हैं? 7,500 महीने लगता 2 लोगों का मिनिमम गुजारा होने के लिए पैसा मांगते हैं। मैं चाहता हूं, क्या शक्ति चाहिए हमको यह शक्ति चाहिए कि अगर मेरा नाती पोती कोई ग्रैंडसन ग्रैंड-डॉटर मेरे पास दौड़ के आएगा और बोलेगा अप्पा मेरा आज हैप्पी बर्थडे है, तो उसको मैं 500-200 रुपए दे सकूं। ये क्षमता हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति बची रहे, जहां मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव की संस्कृति है। अगर हमारे घर में हमारा बाप हमारी माँ अपमानित होती है तो संस्कृति को बहुत बड़ा झटका है। ये हमारा मानना है। हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की इज्जत बची रहे, और जो पहली पीढ़ी है उसका तीसरी पीढ़ी से संपर्क हो। पहली पीढ़ी का तीसरी पीढ़ी से संपर्क होगा, तभी संस्कृति का जतन होगा, संस्कृति का वहन होगा।
अन्यथा नहीं होगा। और इसलिए हम पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी का संपर्क बनाना चाहते हो। कैसे बनेगा? मेरा नाती, मेरा पोती मेरे पास इसीलिए आएगा कि मैं कभी कभी उसको चॉकलेट खिलाता हूँ, कभी कभी उसके हाथ में पैसा रखता हूँ। बराबर है, बराबर है, गलत है। तो मेरे में ये शक्ति चाहिए कि मेरी तीसरी पीढ़ी मेरे पास आए। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो नहीं आएगा। तो फुकट का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। बराबर है ये? वो बोलेगा बुढ़े बुलाता तो है, देता कुछ नहीं, ज्ञान पिला देता है कि हमारे जमाने में हम इतने स्ट्रिक्ट थे, पैसा तो देता नहीं है। आज की पीढ़ी को जो चाहिए वो हमारी पहली पीढ़ी देने को सकनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश का बुजुर्ग स्वाभिमान से जिए। अगर मेरे घर में मेरी बहू मेरा अपमान करती है तो मेरे पास अगर 10,000 रुपए है तो मैं 2,000 का टीन शेड में भाड़े पे रहूंगा, किराए पे, और मैं और मेरी बीवी हम दोनों वहां जिएंगे, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं खोएंगे। अगर वो नौबत आती है तो इसलिए हमको चाहिए कि हमें अपना अधिकार मिले। तो केवल पैसों का विषय नहीं होता। और ये बात हमने प्रधानमंत्री जी को भी कही है, ये बात हमने वित्त मंत्री जी को भी कही है, और ये बात हमने लेबर मिनिस्टर को भी कही है। और इसलिए हमारा संघर्ष सफल है, क्योंकि हम इसमें कोई स्वार्थी नहीं है। यहाँ जो सिस्टम इस संगठन में है वो ये है कि हमारे देश में एक, आप देखो हिस्ट्री में हमारे देश में बड़े बड़े राजा हुए, बहुत अमीर राजा हुए, बहुत पराक्रमी राजा हुए, बड़े बड़े उनके पास सैन्य थे, लेकिन पूजा सिर्फ राम की होती है, क्योंकि उसने त्याग किया है। त्याग, ये संगठन त्याग पर आधारित है। अगर कुछ त्याग कर सकते हो तो आप इसमें टिक सकते हो। अगर इसमें से कुछ कमाने की कोशिश की तो आप यहां नहीं टिक सकते। गरीब लोगों के पैसे लेके अगर आप कुछ फ्रॉड कर रहे हो तो यहां आप टिक ही नहीं सकते। हमारे संगठन का जो पैसों का व्यवहार मैं बताता हूं कैसे चलता है। वासु साहब ने भाषण में बहुत अच्छा कहा इसके लिए, मैं कहता हूं आपको। हमारे संगठन में ये चलता है मंदिर जैसा, मंदिर जैसा। जो मंदिर की सिस्टम है वो सिस्टम इस संगठन में है। आप कहीं गए होंगे साईं बाबा शिरडी, कहीं भी मंदिर, जहां मंदिर है वहां आपको कोई कितना पैसा पेटी में डाल रहा है कोई चेक नहीं करता। भगवान चेक करता है क्या? कितना पैसा डाला? नहीं, वो चेक नहीं करता। आपने पैसा नहीं भी डाला तो भी चलेगा, दर्शन नहीं भी दिया तो भी चलेगा, लेकिन खाना पेट भर के खा के जाना है। यही सिस्टम अपने संगठन का है। साल के हम लेते हैं 120 रुपया, वो भी वॉलेंटियरली। दिल किया, मन से लगा कि देना है तो दो। देने वाला वो है ऊपर का, हम लोग क्या दे सकते हैं, लेकिन देना है तो उतना देना, फिर आपकी पेंशन बढ़ेगी। जो पैसा नहीं देगा उसकी पेंशन भी बढ़ेगी। तो पैसा देना कंपलसरी नहीं है। चाहे आपको लगता है सोशल वर्क में हम काम करें तो आप आर्थिक सहायता दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये पूरा संघर्ष दुनिया का एक सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका है। आप, मुझे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील मिले थे, मुकेश झिंगियानी जी, 86 ईयर ओल्ड मैन। उन्होंने कहा, मुझे मिलने आए हो दिल्ली में। हम तो छोटे से कहीं रहते थे किसी खुली में, तो हम हमारे पास पैसे नहीं, हम ज्यादा ऊंचे इसमें नहीं रहते। तो हम लोग इंडिया गेट पे बुला के मुझे मिलने आए, और उन्होंने क्या, कमांडर साहब, क्या आप जानते हैं आपका संगठन ज्येष्ठ नागरिकों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और ये सब आपने किया है, आपकी मेहनत। और आज इस संगठन की दखल पूरी सिस्टम ले रही है। निर्गुण साहब ने आपको बताया, तो हमने उनको कहा, मैं अपना भाषण थोड़ा छोटा करता हूं ताकि इनको ट्रांसलेशन भी करना पड़ता है, और मेरी हिंदी शायद आपके तक, कितने लोगों को हिंदी समझ में आ रही है और कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही है? हाँ, तो मैं थोड़ी देर में खत्म करता हूं, उसके बाद फिर सर बोलेंगे।
तो अभी ये संघर्ष है, ये अंतिम क्षण में है। आने वाले 2 महीने में आपकी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन हमने संघर्ष रोका नहीं है। हमने अपनी तलवार म्यान से अंदर नहीं डाली, हाथ रखा है उसके हैंडल पर। अगर काम होता है तो उसको म्यान कर देंगे, हाथ जोड़ देंगे, और काम नहीं होता तो तलवार को फिर खींच लेंगे। मंजूर है? तो हमारा संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारे खाते में अकाउंट में पैसा नहीं आता। ये हमारा संकल्प है। दूसरी बात, हमने वहां पे जो रिकमेंडेशन दिए वो ये दिए कि 7,500 महीने भत्ता मिनिमम पेंशन होनी चाहिए। मतलब जिसको 1,000 या कम पेंशन है उसको 7,500 और महीने भत्ता मिलना चाहिए। जिसको 2,000 है अपने आप वो 8,500 प्लस महीने भत्ता होना चाहिए। इसका मतलब जो आज की पेंशन है उसमें 6,500 6,500 रुपया और डीए लगना चाहिए। 3,000 है तो 9,500 प्लस डीए हो जाएगा। ये हमने वहां पे मांग रखी है। दूसरी इंपॉर्टेंट मांग ये रखी है कि जो अभी भारत आयुष्मान योजना में लोगों को 70 साल के बाद सबको फ्री मेडिकल सुविधा है, तो हमने मंत्री जी को बोला उन लोगों के लिए ठीक है, कामगार के लिए 58 साल के बाद ही शुरू होनी चाहिए। जो ईपीएस 95 के कामगार है 58 साल के उम्र के बाद तुरंत रिटायरमेंट के बाद मेडिकल कवर में वो आना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये बात हम कर सकते हैं। 58 और 70 के बीच में 12 साल उनको हम ईएसआई में जोड़ेंगे। ईएसआई में जोड़ के उसके बाद 70 साल के होने के बाद ऑटोमेटिकली वो आयुष्मान भारत में आ जाएंगे। इस पर भी उनका विचार है। और दूसरी बात हमने कहा ये पेंशन कैसी बढ़ाई जा सकती है। हमने ये बोला इतना इंटरेस्ट आपका है 58,000 करोड़ हर साल का, वो पूरा इंटरेस्ट पेंशन में डालो। अभी 14,000 करोड़ दे रहे, पूरा इंटरेस्ट पेंशन में डालो। आपका कॉर्पस बढ़ता रहेगा क्योंकि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आता रहेगा। दूसरी बात हमने कही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8.33 कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए, जो भी उन्होंने माना है। तकरीबन माना है निर्मला सीतारमण जी ने, कितने परसेंट देते मालूम नहीं, लेकिन इन प्रिंसिपल से एग्री। और तीसरा हमसे ले लो, हमारा 8.33 जाता है पेंशन में 12% से मालिक के, उसको बढ़ाओ 2% और बढ़ाओ। और जो सीलिंग 15,000 की है उसको 25,000 करो। लेकिन हमको रिस्पेक्टेबल पेंशन दो। हम तीनों कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, हम भी, आप भी और इस पर तकरीबन उन्होंने ये बात इन प्रिंसिपल मानी है। होता क्या है देखेंगे, ये है। फिर हमने दूसरी बात कही मिनिमम पेंशन एंड हायर पेंशन दोनों एक साथ डिक्लेयर करके लोगों को चॉइस दो। जो टिक मार्क ए होगा मिनिमम पेंशन लेगा, टिक मार्क बी है हायर पेंशन लगेगी। हायर पेंशन में आपको पैसा भरना पड़ता है। अब किसके पास इस उम्र में पैसा है? जिसके पास है वो भरे, लेकिन आपको पैसा भरने के बाद भी उस पेंशन पर डीए नहीं है, नकुल सर ने बताया। और मिनिमम पेंशन में डीए है वो बढ़ती जाएगी। और अगर आपके 12 लाख रुपए भरने हैं, 14 लाख रुपए भरने हैं, तो उससे अच्छा है आप एक कोऑपरेटिव बैंक में डाल दो, ज्यादा पैसा मिलेगा सोसाइटी से और पैसा भी वापिस मिलेगा। यहाँ तो भरेंगे तो वापिस नहीं आएगा। वो बरमुडा ट्रायंगल है, ईपीएफओ बरमुडा ट्रायंगल है। सारी बातें हमने उनको कही है और इन प्रिंसिपल इस पर मंत्री जी ने विचार किया है और उन्होंने कहा है कि आपके मुद्दे बिल्कुल सही है और हम इसमें विचार करेंगे। हमको बजट में सपोर्ट चाहिए होगा, इसलिए हम वित्त मंत्री से भी मैं बात कर रहा हूँ। हम उस प्रोसेस में है और आदरणीय मोदी जी का इस सब चीजों में आशीर्वाद प्राप्त है। मंत्री जी ने बोला मैं सिर्फ मंत्री हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, देश में एक ही नेता है मोदी जी, ऐसा उनका कहना था और बराबर भी है। और मोदी जी के आशीर्वाद से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी के, इसीलिए ये आंदोलन में इतनी मीटिंगें भी हुई। उन्होंने पहले से आशीर्वाद देके रखा है, लेकिन हमको ये देखना है कि लोगों की अपेक्षाएं पूरी हो। ये नहीं कि बोला कुछ और दिया कुछ, ये हम सहन नहीं करेंगे। बराबर है? अगर हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो हम ये सहन नहीं करेंगे, फिर खड़े होंगे, लड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं घर में सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है हम लड़ते लड़ते मरे। बराबर है?
इतना ही कहता हूँ, ज्यादा आपका समय इसलिए नहीं लूंगा कि हिंदी ज्यादा फॉलो भी नहीं हो रही है और मंजुनाथ जी भी यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। 2 नारे लगा रहे हैं।